नमस्ते साथियों, आज फिर एक और मैराथन क्लास चैप्टर नंबर 11 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग 1, जिसमें हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की मैंने कल क्लास ली थी और जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसके अंदर मैंने आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का नामकरण करवा दिया था और 3-4 जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन थी वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। उसके बाद मैंने कहा कि ये मैराथन क्लास है तो कोशिश अपनी होती है कि शॉर्ट के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर अपने को पूरा चैप्टर फिनिश करना होता है, जिसमें काफ़ी चीज़ें अपने को शॉर्ट में और डायरेक्टली पढ़नी पड़ती है। तो सीधा अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। और अगर आपको इस चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शन है, इन यौगिकों का नामकरण है और कल की मैराथन क्लास देखनी है फिर से, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं आज हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर बनाने की जो महत्वपूर्ण विधियां हम उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें एक विधि तो आती है अपने एल्कोहल की। सबसे पहले हम बात करें कि एल्कोहल बनाने की विधि। क्या लिखा बेटा? एल्कोहल बनाने की विधि। तो इस विधि में जो पहली अभिक्रिया होती है वो आता नंबर 1 पर जो याद करनी है, जो इम्पोर्टेंट अपने एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। क्या लिखा है? एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। रिएक्शन डी से ज़्यादा बात नहीं है। एल्कीन का मतलब बेटा क्या होता है? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और अम्ल की उपस्थिति में जल योजन, मतलब अभिक्रिया किससे कराओगे? जल के अणु से। तो अब सिद्ध सी बात है कि टॉपिक क्या है? एल्कोहल बनाने की विधि। अर्थात बनेगा क्या आपका? एल्कोहल बनेगा। तो लैंग्वेज नहीं लिख रही अपने को, समीकरण नहीं समझनी है। तो एल्कीन है, तो एल्कीन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या करना है इसका? जल योजन। तो जल योजन का मतलब क्या होता है? H और OH, और अभिक्रिया किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो मैंने यहाँ लिख दिया H प्लस। अब बेटा इतने तो आप समझदार होगा क्या कि ये बंद यहाँ से टूटेगा और यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटेगा, तो इस कार्बन से मैंने जोड़ दिया H और इस कार्बन से मैंने क्या जोड़ दिया? आपका OH। इस कार्बन से मैंने क्या जोड़ दिया? OH। अब सीधी बात है, ये एल्कीन सम्मित है, तो सम्मित एल्कीन का मतलब बराबर है, तो आपकी इच्छा है वहाँ H जोड़ दो, आपकी इच्छा है वहाँ पे OH जोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस H को जब मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो इस कार्बन से कितने H हो जाएंगे? आपके 3। तो इसको तो हमने लिख दिया CH3, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद CH2 और CH2 के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? OH। तो CH2 और OH, तो ये आपका क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार की रिएक्शन एग्जाम में सिंपल से रिएक्शन आ जाती है। ये आपने क्या लिया? याद रखना है, ये आपका क्या है? एथिल सम्मित है। लेकिन जब हम असम्मित एल्कीन लें तब हमें ये बात विशेष याद करनी है कि ये अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम से होगी। देखो यहाँ पे CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्रिया OH अम्ल की उपस्थिति में। अब देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं है, ये असम्मित एल्कीन है। अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि OH कहाँ जोड़ना और H कहाँ जोड़ना है। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार में जहाँ पर भी आपको मार्कोनिकोव का नियम काम में लेना हो, तो इतना तो आप समझते हो कि इस H पर आएगा प्लस, इस OH पर आएगा माइनस। तो इसका जो ऋणात्मक सिरा है, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये तो कंफर्म कि डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये तो इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो डबल बॉन्ड टूटने पर OH मतलब ऋणात्मक सिरा उस कार्बन पे जड़ता है जहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। यह एक सबसे बढ़िया तरीका है इस H को याद करना हो कि H कहाँ जोड़ेंगे, तो याद करना है H वहाँ जोड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो? ज़्यादा हो। तो सीधी बात है कि ये जो आपका H प्लस है वो तो मैंने जोड़ दिया इस कार्बन से और यहाँ पे जोड़ दिया आपका OH इस कार्बन से। तो कंडीशन क्या आएगी आपकी? CH3 CH CH2 था, एक H और जगह 3 हो जाएगा CH3 और यहाँ पे OH। तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया आपका? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये आपका? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जिसको आप 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हो। तो मैंने इसका आईपीसी नंबर 2
प्रोपेनॉल। और आपने यहाँ पर क्या लिया था? प्रोपीन। क्या बनाया था? प्रोपीन। तो एल्कीन एल्कोहल बनाने की विधियों की हम बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से। एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से। इसके बाद एक दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि, वो भी एल्कीन से ही है, कि एल्कीन के हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। क्या लिखा है? एल्कीन के हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। ये दूसरी अभिक्रिया है। बट इस अभिक्रिया में होता क्या, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, कि एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ करवाई जाती है। इस अभिक्रिया में क्या होगा? एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन। अब डाइबोरेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, B2H6। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। डाइबोरेन। रियलिटी देखा जाए तो ये BH3 होता है, लेकिन इस कंडीशन में ये क्या होता है? अस्थायी होता है। इस कारण से इसके दो अणु जब आपस में जोड़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनती है B2H6 की, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? एल्कीन से, जिससे आपको ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होगा। और ट्राई एल्किल बोरेन को जलीय NOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीकृत करने पर आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझा दूँ, फिर लैंग्वेज और हम लिख लेंगे कि सबसे पहले हम एक एल्किन लेंगे। तो ये एल्किन हमने ले ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभिक्रिया किससे करवाओगे आप? जो समझना यहाँ पे समझने लायक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस एल्कीन के रूप में क्या लिया आपने? प्रोपीन। इस प्रोपीन की अभिक्रिया आप किससे कराओगे? डाइबोरेन। डाइबोरेन का मतलब B2H6। लेकिन हमें अभिक्रिया में केवल BH3 चाहिए। क्या चाहिए? BH3। तो अब आप कुछ समझदार हो कि B2H6 के स्थान पर अगर मैं लिख दूँ 1/2 B2H6, तो इसका आधा होने का मतलब BH3। तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 B2H6। अब 1/2 B2H6 से लिखा, इसका मतलब क्या होता है? BH3। डाइबोरेन का आधा हो गया। कि क्रिया कराओगे तो देखो बेटा होगा क्या? ये बंध टूटेगा, ये बंध यहां से टूटेगा। अब ये बंध टूटने के पश्चात यहाँ वाला हाइड्रोजन तो इससे जुड़ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो हमें पता है हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो इसके हमने 3 अणु ले लिए। कितने अणु लिए? 3। अब 3 अणु लेंगे तो क्या होगा कि ये बंध यहाँ से टूटेगा, तो एक के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो 3 के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसके बाद विशेष बात आपको याद क्या रखनी है, वो समझ लो कि बोरोन के साथ ये कितने अणु हुए? 3। तो ये तीनों के तीनों जुड़ जाएंगे। देखो इसको अगर समझ में नहीं आए तो आप ऐसे समझो कि बोरोन है, ये मैंने यहाँ लिख दिया B। इसके साथ हमें क्या जोड़ना है? ये तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही डबल बॉन्ड ये टूटा तो एक वैलेंसी तो किसकी फ्री होगी? इस कार्बन की। एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी। तो इस वाली वैलेंसी तो किससे जुड़ गई? बोरोन से। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। अब हमें पता है कि अपने पास कितने हाइड्रोजन और है? 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर और लिख दिए मैंने, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। क्योंकि बोरोन की सर्जता कितनी होती है? 3। तो इससे 3 जुड़ गए, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। और प्रोपिल है तो N प्रोपिल बोरेन। क्या बन गया आपका? N प्रोपिल बोरेन। अब बेटा इसको मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा दूँ कि ये जो आपका ट्राई प्रोपिल बोरेन बना है, इसका हम क्या करते हैं? NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में इसका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा इसका ऑक्सीकरण करते हैं, इसको ऑक्सीकृत करते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिख दूँ, तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? HOOH। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। इससे लिखने से अभिक्रिया इजीली समझ में आ जाती है। तो मैंने लिख दिया
OH। अब बेटा सीधी सी बात एक बात समझनी है कि ये कितने, 1 2 3, तो इसके मैंने यहाँ पर कितने अणु ले लिए, 3 अणु ले लिए, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से तोड़ दिया, इसको यहाँ से तोड़ दिया। अब देखो आपके पास OH कितने, 3 है, तो एक OH यहाँ जोड़ दिया, दूसरा OH यहाँ जोड़ दिया और तीसरा OH यहाँ जोड़ दिया। इसका मतलब ऐसे कितने अणु बन गए आपके, 3 बन गए। तो इन तीनों अणुओं को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH। कितने अणु हो गए बेटा इसके, ऐसे 3 बन गए। प्लस अब इस बोरोन के साथ देखो ये OH 3 तो ये भी 3 है, और 3 OH इसके साथ जुड़ जाते हैं तो वो बना लेंगे आपके H3BO3 बन जाता है। यहाँ से आपका क्या बन गया, एल्कोहल। अब बेटा एक विशेष बात, इस एल्कोहल को गौर से देखना कि ये OH 1 नंबर पे जुड़ा है, तो यहाँ से आपका कौन सा एल्कोहल बना है, 1 प्रोपेनॉल। समझना इस विशेष बात कि काउंटिंग यहाँ से होगी तो 1 2 3 1 प्रोपेनॉल, और यहाँ से आपका एल्कोहल बना है वो क्या नाम हो गया, 2 प्रोपेनॉल। तो विशेष बात आपको एक बात समझनी है कि अगर आपने एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन किया प्रोपीन का तो 2 प्रोपेनॉल बनेगा, लेकिन इसी प्रोपीन का आपने हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण कर दिया तो 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। अब बेटा आपने ये जो समीकरण लिखी है इसको अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है तो शॉर्ट में मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे आपको, क्योंकि ऊपर वाले के लिए तो आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि एल्कीन के हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाइए। अगर इस अभिक्रिया को आपको डिटेल से और अच्छा समझना है तो वीडियो में एल्कोहल बनाने की विधियों का लिंक अलग से दे रखा है, वहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में, जिससे हमें याद हो जाए कि एल्कीन डाइबोरेन, क्या लिखें, एल्केन डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, जो जलीय NOH की उपस्थिति में, जो जलीय NOH की उपस्थिति में H2O2 से ऑक्सीकृत होकर, H2O2 से ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल का निर्माण करता है। तो ये इसके लिए आप लैंग्वेज ले सकते हो, मैं लिख दिए। दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो समीकरण के रूप में आ जाती है, डायरेक्ट न पूछ के आपको समीकरण दिया हुआ मिलेगा और उत्पाद की पहचान कीजिए। खासकर इस वाले तो क्वेश्चन यहाँ से अच्छा पुटअप हो जाता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये तो थी एल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ मुझे अच्छी लगी तो वो मैंने बता दी। इसके बाद फिनॉल की एक विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसका औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण उसी विधि से किया जाता है। अगर जानते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता दें, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो कमेंट्स में आप जल्दी से बता दो कि फिनॉल बनाने की महत्वपूर्ण औद्योगिक विधि का नाम क्या है, किसके द्वारा हम इसका निर्माण करते हैं। तो अब देखो बात करते हैं हम आगे कि फिनॉल बनाने की विधि की बात करें तो इसमें आता है क्यूमीन से, कि क्यूमीन से क्या लिखा है, क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण किसके द्वारा, क्यूमीन से। तो बेटा पहले बात, क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण करेंगे तो हमें क्यूमीन का फॉर्मूला आना चाहिए। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दो, आइसोप्रोपिल। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दो, आइसोप्रोपिल। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। तो पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिख लेता हूँ, उसके बाद हम डिटेल से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्यूमीन वायुमंडलीय O2 से, क्यूमीन वायुमंडलीय, तो क्यूमीन वायुमंडलीय O2 से क्रिया करके
क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है जो तनु अम्ल से क्रिया करके फिनोल देता है। तो बेटा यहाँ आपको याद क्या करना है कि क्यूमीन से फिनोल बनता है, ये मेन बात है। क्रिया आप किससे कराओगे? O2 से, और जो बनेगा उसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और उसका तनु अम्ल से, उसको अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, अम्ल से क्रिया करेगा तो फिनोल का निर्माण होता है। यहाँ पर याद रखना है कि यह फिनोल बनाने की औद्योगिक विधि है। ये फिनोल बनाने की कौन सी विधि है बेटा? औद्योगिक विधि है। अब जो समझते हैं तो क्यूमीन का मैंने क्या बताया था आपको? बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले के ऊपर आप क्या जोड़ दो? आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल आप ऐसे लिखते हो CH3 CH3, तो इसको यहाँ जोड़ दो CH3 ये क्या हो गया आपका? क्यूमीन, या इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोल सकते। क्रिया किससे करवा दिया आपने? O2 से। तो क्या होगा बेटा? ये जो आपका O2 है, इस O2 को आप इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लिख दो। 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ना है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो कंडीशन क्या आती है आपके? ये बेंजीन वाले, यहाँ पर ये CH3 एक H यहाँ पे OH, तो ये कंडीशन हो गई कि इन दोनों O को इनके बीच में आ जाएगा तो OOH, ये हो गया। इस कंपाउंड को ही आप क्या बोलते हो? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। चलो मैं नीचे नाम भी लिख देता हूँ इसका, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या लिखा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्या होता है कि अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करेगा, यह अम्ल से क्रिया करेगा। तो देखो इस कंपाउंड से हमें फिनोल बनाना है। अब फिनोल बनाना तो आप सोचोगे इस कंपाउंड को हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ से ही हट जाएगा, तो इस बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ गया आपका? OH, ये तो बन गया फिनोल, और CH3 इसको आप क्या बोलते हो? एसीटोन। तो बेंजीन वाले के ऊपर हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? OH, तो ये तो जुड़ गया आपका बेंजीन वाले के ऊपर क्या? OH प्लस साथ में क्या हो गया? साथ में यहाँ नीचे रख दो बेटा, वहाँ नजर नहीं आएगा तो आपको CH3 डबल बॉन्ड OCH3, इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन। और ये क्या बन गया आपका? फिनोल। तो याद रखना है क्यूमीन के द्वारा फिनोल का निर्माण कर रहे हैं। किसके द्वारा? क्यूमीन से फिनोल का निर्माण है। तो सबसे पहले बात, क्यूमीन क्या होता है? तो याद क्या करना है? आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। क्रिया किससे करवाई? O2 से, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है जो तनु अम्ल से क्रिया करके हमें क्या दे गया? फिनोल देता है। और ये फिनोल बनाने की कौन सी विधि? ये सबसे इम्पोर्टेंट औद्योगिक विधि है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में बिल्कुल पूछ ली जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपके आते हैं। तो ये तो हमने किसकी बात की थी? क्यूमीन से फिनोल का निर्माण। अब हम इथर की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करें। इसके बाद देखो एक इथर बनाने की समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम उसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक समीकरण, और एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। चलो इसको मैं एक साथ ऐसे लिख देता हूँ कि CH3 CH2OH, क्या लिखा है? एथिल एल्कोहल। CH3, चलो एक साथ लिख सकता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे CH3 CH2OH एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का। तो इसमें 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है कि हम क्या कर रहे हैं? एथिल एल्कोहल है, इसको एक तो हम सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे गर्म किया, और एक मैंने क्या किया? इसको सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया। समझना बेटा अंतर क्या है?
क्वेश्चन आएगा या तो तीर के निशान पे ये चीज़ लिखी हुई आएगी या तीर के निशान पे ये लिखी हुई, दोनों में उत्पाद अलग बनता है कि अगर एथिल एल्कोहल, एल्कोहल चाहे कोई सा भी हो, एल्कोहल है और उसको अगर आप सांद्र H2SO4 के साथ कितने टेम्परेचर पर, 443 टेम्परेचर पर अगर आप उसको गर्म करते हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि वहाँ एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी? एल्कीन। सीधी बात है कि अगर एल्कोहल है, जैसे यहाँ जो एल्कोहल है वो कौन सा है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो क्या मतलब कि यदि एल्कोहल है और उस एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे गर्म करते हैं तो वहाँ पर आपकी एल्कीन बनेगी। और एल्कीन कब बनेगी? जब वहाँ से क्या बाहर जाए? जल का अणु। क्या बाहर निकले? जल का अणु। लेकिन यदि अगर आपने इसी कंपाउंड को सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर गर्म किया है तो याद करना है वहाँ क्या बनेगा? ईथर बनेगा। तब मैंने दोनों साथ में लिखे कि बिल्कुल माइंड में फिट हो जाए कि भूल ना सके। अब वो बनेगा कैसे? अगर ये लिखा हो एथिल एल्कोहल सांद्र H2SO4 443 केल्विन, तो बेटा होगा क्या? समझना यहाँ से कि यहाँ से OH और एक H यहाँ से रुके जाएगा, OH और एक H यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से H बाहर जाने का मतलब क्या हुआ? CH2। तब तो ये तो बन जाएगा आपका क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और OH और एक H यहाँ पे, तो ये बन गया जल का अणु। और यहाँ पर जो उत्पाद बना उसका क्या नाम दे दिया? एथीन। लेकिन यदि आपने इस कंपाउंड को सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर गर्म किया है तो याद करना है उस कंडीशन में क्या बनता है? ईथर। अब ईथर कब बनेगा उसको ऐसे याद करना है कि इसको चलो इधर लिख दूँ कि थोड़ा याद रख जाए। क्या बनेगा? ईथर। तो उस कंडीशन में याद कि इसके दो अणु आपस में क्रिया होंगी। कितने अणुओं की? दो अणुओं की आपस में क्रिया होगी। तो क्रिया कैसे दिखाओगे इसकी आप? जैसे CH3 CH2OH, एक और अणु लेना पड़ेगा, उसको उल्टा लिख दो HOCH2 CH3। और कंडीशन ध्यान रखना कि तीर के निशान पे क्या लिखी मिलती है? सांद्र H2SO4 413 केल्विन। तो बेटा कुछ नहीं है कि यहाँ से आपने क्या किया? H और यहाँ से OH, जल का अणु क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो CH3 CH2O CH2 CH3 क्या नाम हो गया इसका? डाई एथिल ईथर। क्या नाम हो गया? डाई एथिल ईथर। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, डाई एथिल ईथर बन गया। तो ये ध्यान रखना कि आप एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, एग्जाम में तो ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो पहचान करने की 413 आ गया तो ईथर बनाना है और 443 आ गया तो एल्किन बनाने। तो ईथर क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 CH2O CH2 CH3। तो यहाँ से आपने क्या बनाया? ईथर। और ईथर बनाने की महत्वपूर्ण विधि विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, वो हमने कल पढ़ ली थी। तो यह एक क्वेश्चन था जहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद बेटा तो ये तो कुछ बनाने से एल्कोहल फिनोल ईथर बनाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी, वो शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। इसके पश्चात इनसे रिलेटेड इनके जो भौतिक गुण है, और भौतिक गुण में आपको पता है या तो क्वथनांक वाला पॉइंट आता है या विलेयता वाला पॉइंट आता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अच्छे आते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। कि एक तो कि भौतिक गुणों की बात करें तो पहला पॉइंट तो हम क्या लिख रहे हैं? क्वथनांक की बात कर रहे हैं। तो बेटा क्वथनांक वाला पॉइंट तो मैंने पिछले वाले चैप्टर, जब चैप्टर नंबर 10 की मैराथन क्लास ली थी तो वहाँ मैंने इसको डिटेल से आपको समझाया था। और मैंने ये कहा था कि ये हर चैप्टर में काम में आ गया, तो वो बातें मैं बता नहीं रहा। उससे अलग जो इंपॉर्टेंट बातें हम उनकी बात करनी है। कि ये पॉइंट हमने लिखा था, आपको याद भी होगा कि जो क्वथनांक होता है वो समानुपाती अणुभार होता है, अर्थात अणुभार का मान बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान बढ़ता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था कि जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिसके कारण उनके क्वथनांक में क्या होती है? कमी आती है। तो ये दो पॉइंट तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका ये आता है कि समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन एल्किल हैलाइड ईथर कार्बोनिल यौगिक की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, क्यों? तो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि
समान अणुभार वाले, समान अणुभार वाले, तो क्या लिख रहे हैं कि समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्किल हैलाइड तथा कार्बोनिल यौगिकों की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। मेरा जितना बड़ा क्वेश्चन है उसका आंसर उतना ही छोटा है कि जो लिखा क्या है कि सीधी बात है कि अणुभार ज़्यादा होगा तो क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब अणुभार समान है तो क्वथनांक भी कायदे से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्किल हैलाइड या कार्बोनिल किसी भी यौगिक से तुलना करके पूछ सकता है कि तुलना में जब एल्कोहल का अणुभार इनके क्या है, समान है, फिर भी एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। क्यों? तो इसका एक ही शब्द में आंसर है, क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के मध्य क्या होता है, कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए। तो इसको देखो, इसको ऐसे लिखेंगे आप, एल्कोहल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ROH। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया HORH, HORHOR, ये लिख दिया। अब देखो ये एल्कोहल के अणु है, इन एल्कोहल के अणुओं के मध्य ये क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। इसी हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार होने पर भी क्या होता है, अधिक होता है। तो सीधा लिखोगे आप इसका आंसर शॉर्ट में, क्योंकि ये तो बनाना ही है, क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ये इसका मेन आंसर जितना हमने लिखा है, इसको आपको केवल इतना याद करना है कि एल्कोहल के अणु के मध्य कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन, अंतरा आणविक हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि एल्कोहल जल में विलय होता है, क्योंकि एल्कोहल जल के साथ भी क्या बनाता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। भौतिक गुणों से तो रिलेटेड यही क्वेश्चन बनता था। अब जब रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो उसमें तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करें। तो ये रट लेना बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट, कि इस प्रकार से आपका कि किसका क्वथनांक अधिक होता है और किसका अधिक। तो समान अणुभार होने पर भी एल्कोहल का क्वथनांक इनकी तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। रीजन एक ही है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। अब देखो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो रासायनिक गुणों की बात करें, इसके बाद ये एल्कोहल, फिनोल और इस तरह के अगर हम भौतिक गुणों की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, तो यहाँ से आप समझना फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताऊंगा आपको। कि यहाँ से हम बात कर रहे हैं एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। क्या लिखा मैंने, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। तो बात करें एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, और यहाँ से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होता है। तो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति समझते हो, पहले एल्कोहल की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। ROH, इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर, ये एल्कोहल हम बनाते हैं। अब ये बड़ा अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या होता है, H+ का त्याग।
अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या है, यहाँ से ये बंध टूटेगा तो ये H बाहर निकलेगा, तो आपको पता है ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये किसके रूप में रहेगा, O माइनस के रूप में। अब H प्लस जितना आसानी से बाहर निकलेगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना आसानी से बाहर निकलेगा उतना अधिक अम्लीय होगा। अब लेकिन अब आप ये चीज़ समझ सकते हो कि यदि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, अगर इस ऑक्सीजन पर ऋणावेश में वृद्धि होगी तो इस पर माइनस का मान बढ़ेगा, और माइनस का मान बढ़ेगा तो ये प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जाने नहीं देगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो H प्लस निकलने की क्षमता में क्या आएगी, कमी आती है। अब यहाँ से इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे मैंने ये लिखा RCH2OH, RCH ROH। बेटा आप सब जानते हो जो R होता है एल्किल समूह होता है, R होता है वो एल्किल जो समूह होता है वो प्लस I प्रभाव दर्शाता है, और प्लस I प्रभाव का मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन अगले की ओर विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर एल्किल समूह है तो ये अपना बंध इसको देगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा जाएंगे तो यह हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर नहीं निकालने देगा। तो देखो यहाँ एक R है, यहाँ पर कितने R जुड़े हैं बेटा, 2, और यहाँ पर 3। तो जैसे जैसे R अर्थात एल्किल समूह इस पर जुड़ता जाएगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में उतनी वृद्धि होगी, और ऑक्सीजन पर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि होगी तो वो हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा। इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलना सबसे मुश्किल है और सबसे ईजी यहाँ से। इसका मतलब आपको याद करना कि इन तीनों में अगर हम बात करें तो आपका प्राथमिक एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होगा, द्वितीयक एल्कोहल उससे कम अम्लीय होगा, और तृतीयक एल्कोहल सबसे कम। तो याद कर लेना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राथमिक एल्कोहल, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे आपका द्वितीयक एल्कोहल, और ये आपका हो गए यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल। तो अगर इन तीनों में आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, तो याद करना है कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल उससे कम अम्लीय होता है, और तृतीयक एल्कोहल है वो सबसे कम अम्लीय होगा। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है तीनों का क्रम कि अम्लीयता के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक क्वेश्चन तो बेटा आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एल्कोहल है, एल्कोहल जल की तुलना में, एल्कोहल जल की तुलना में कम अम्लीय होता है। क्वेश्चन को समझना बेटा, जल्दीबाजी नहीं करनी है कि एल्कोहल है वो जल की तुलना में कम अम्लीय है। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अधिक अम्लीय कौन होगा, जल होगा। अब ये समझते कैसे, एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, ROH, और जल का मतलब HOH। तो अगर जल, ये तो हो गया आपका एल्कोहल, क्या हो गया, एल्कोहल, और ये हो गया जल। दोनों की स्ट्रक्चर में देखो तो दोनों की स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, यहाँ पर R है और यहाँ पर H है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो R है वो प्लस I प्रभाव दर्शाएगा, और प्लस I प्रभाव दर्शाएगा तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी, तो यहाँ से H प्लस आसानी से बाहर नहीं जाएगा। तो जल की तुलना में, ये स्ट्रक्चर देखने पर साफ समझ रहा है कि जल की तुलना में एल्कोहल क्या होता है, कम अम्लीय होता है। तो ये बना दिया। अब इन दोनों में अधिक अम्लीय कौन सा होगा, इसका मतलब जल हो गया। और इसको अगर एक शब्द में इसका आंसर लिखना चाहो तो हम ये लिख सकते हैं कि एल्कोहल में एल्किल समूह है अर्थात R उपस्थित होता है जो प्लस I प्रभाव दर्शाता है, जबकि जल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बेटा अच्छे आ जाते। इसके बाद
यहाँ से एक क्वेश्चन अपना और पूछा जाता है एग्जाम में, एल्कोहल की तुलना में और जल की भी तुलना में जो फिनोल होता है, फिनोल इनसे सबसे अधिक अम्लीय होता है। फिनोल इन सब से अधिक अम्लीय होता है। क्वेश्चन आता है कि फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों, इसका कारण बताइए। तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद रेडी रहे। फिनोल की अम्लीय प्रकृति और वहाँ से दो अनुनादी संरचनाएं, एक तो फिनोल की अनुनादी संरचना और दूसरी फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना, इनमें से एक ना एक जरूर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करें। अब देखो बेटा, आप आगे बात करें तो इसके बाद फिनोल की अम्लीय प्रकृति की बात कर लें तो पहला क्वेश्चन तो बेटा अपना ये बनता है कि फिनोल है वो एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों। और इसी में हम दो चीज़ें सीख लेंगे एक साथ। तो बात कर लेते हैं कि फिनोल एल्कोहल की तुलना में, फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों। क्या लिखा है, फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों। तो पहले बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिनोल का मतलब क्या हुआ, OH व्यंजन वाले पर, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया आपकी किसकी, फिनोल की। और एल्कोहल का मतलब हो गया ROH, ये। अब बड़े यहाँ से आप एक चीज़ बता दूँ कि ये R, इसको एल्किल बोलते हो, और अगर इसको आप देखा जाए तो इस देखो एक चीज़ बता दो आपको, बेंजीन वाले का फॉर्मूला होता है C6H6। अगर आपको OH जोड़ना है तो यहाँ से एक H बाहर जाएगा तो होता है C6H5OH। इसी को आप क्या बोलते हो, यही आपका फिनोल है, इसको हमने ऐसा लिखा है। तो ये जो C6H5 है, इस समूह को हम क्या बोलते हैं, फेनिल समूह। क्या बोलते हैं, फेनिल समूह है। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो फेनिल समूह होता है C6H5, ये -I प्रभाव दर्शाता है। -I का मतलब बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो अब इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो दोनों को मैं डिटेल ढंग से बना दे। तो स्ट्रक्चर ये, तो इसमें तो क्या होता है, R होता है वो +I प्रभाव दर्शाएगा। तो बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा तो H आसानी से नहीं जाएगा। जबकि यहाँ तो मामला ही उल्टा है कि ये जो बेंजीन वाले फेनिल समूह है वो -I प्रभाव दर्शा रहा है। -I का मतलब क्या हुआ कि ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी, तो H यहाँ से आसानी से बाहर चला जाता है। इसके कारण फिनोल अधिक अम्लीय होता है। तो सीधे लिखोगे, फिनोल में फेनिल समूह -I प्रभाव दर्शाता है, जबकि एल्कोहल में जो एल्किल समूह है वो +I प्रभाव दर्शाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब यहाँ से ये H+ बाहर जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस। और इस संरचना पे जब यहाँ माइनस का निशान आता है तो उसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, देखो OH, ये कंडीशन आपने बनाई थी। तो जब ये यहाँ से बाहर चला गया तो इस ऑक्सीजन पे आ गया माइनस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। बड़ा रट लेना, याद कर लेना इसको, फिनोक्साइड आयन। क्या बोला इसको, फिनोक्साइड आयन। और बेटा ये फिनोक्साइड आयन होती है वो अनुनादी संरचना बनाती है। अनुनाद के कारण स्थायी होता है। इस कारण से फिनोल है इसकी तुलना में अधिक अम्लीय होता। तो दो रीजन है, एक तो फेनिल समूह के -I प्रभाव और दूसरा फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना के कारण। अब आपको कि सर आपने इतनी बातें बता तो जी लिखना कैसे, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ये तो आप समझ गए, जब आंसर लिखना होता है तो क्या लिखेंगे, फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है क्योंकि इसमें दो पॉइंट कहते हैं। नंबर 1, फिनोल में फेनिल समूह है। फिनोल में कौन सा, फेनिल समूह है। फिनोल में फेनिल समूह है, -I प्रभाव दर्शाता है। दूसरा, फिनोल में H+ आयन
के निष्कासन से, फिनोल में H+ आयन के निष्कासन से फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है जो अनुनाद दर्शाता है। तो अनुनादी संरचना बनाता है। इन दोनों के कारण फिनोल है वो एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। बेटा अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकल के आ जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके लिए आता है कि फिनोल की अनुनादी संरचना, किसकी? फिनोल की अनुनादी संरचना, और दूसरी फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। इन दोनों की अनुनादी संरचना एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है, तो उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो अब आगे बात करें बेटा इसके लिए कि यहाँ से मैंने कहा दो स्ट्रक्चर अच्छी बनती है, एक तो फिनोल की अनुनादी संरचना और एक फिनोक्साइड आयन की। दोनों में से ये मान के चलो एक के एग्जाम में आने की जरूर संभावना रहेगी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोल की। फिनोल की अनुनादी संरचना। अगर बड़ा संरचना बनाते समय कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी है। इन संरचनाओं को तो यहाँ तो मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर डिटेल से आपको सीखना तो इसका भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो फिनोल की अनुनादी संरचना बनाते हैं तो फिनोल की स्ट्रक्चर क्या होती है? OH बेंजीन वाले, ये कंडीशन हो गई आपकी। और मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी हमें इस प्रकार के बेंजीन वाले आए और उनकी अनुनादी संरचना बनानी हो तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनानी होती है? 5। अब यहाँ एक विशेष बात, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 6 में से एक तो यहाँ बंद बन रहा है और एक यहाँ बंद बन रहा है, इसका मतलब कितने बच गए? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर हो गए। कितने लोन पेयर हो गए? 2। दूसरी कंडीशन, OH अब देखो बेटा, अब आगे बात करें यहाँ पे कि तो ये 5 बना दी। तो मैंने आपको एक समझा दिया कि पहली और लास्ट वाली क्या होती है? सेम होती है, केवल डबल बॉन्ड की स्थिति में अंतर आता है। तो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से लिया तो इसमें आपने यहाँ से लगा दिया, और लोन पेयर का विशेष यहाँ 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली और लास्ट वाली तो स्ट्रक्चर सेम होती है। अब आगे वाली स्ट्रक्चर में क्या होती है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लोगे, समझ लोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, और ये टूट के यहाँ चला जाएगा। तो देखो कि जैसे ये लोन पेयर यहाँ आया तो यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो तीनों स्ट्रक्चर में क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। अब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर त्याग दिया तो इसमें किसका निशान आ गया? प्लस का। लोन पेयर त्याग गया तो प्लस का निशान आ गया। अब एक बात हो, तो एक लोन पेयर त्याग कर दिया तो एक इसके बाद शेष बच गया, तो ये स्ट्रक्चर आपने बता दिया। तो तीनों में ये चीज़ें कॉमन बन गई। अब आगे क्या याद करना है वो सुन लो, इतना तो काम हो गया। अब जैसे ये लोन पेयर यहाँ पर आया तो इस कार्बन के बंध 5 हुए, तो ये बंध टूट के यहाँ पर आ गया, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? माइनस का निशान। तो एक बार माइनस का निशान यहाँ लगा दिया, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे। जरूरी नहीं बेटा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, एक बार माइनस का निशान यहाँ लगाया, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पे। अब याद का तरीका बताया था, माइनस के निशान के पास में डबल बॉन्ड नहीं आता है। तो ये स्ट्रक्चर इससे मिलती है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये बंद यहाँ जाएगा, इसमें ये माइनस का निशान इधर है तो इधर वाले को छोड़ दो, ऐसा लगा दिया, और यहाँ पर आमने सामने ये बन गई आपकी फिनोल की अनुनादी संरचना। शॉर्ट में इजी तरीके से मैंने बता दिया, लेकिन इसको विशेष डिटेल से आपको समझना तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप डिटेल से पढ़ सकते हो। अब देखो थोड़ा सा रखना है ये इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो ये कंडीशन ऐसी, तो इसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने क्या बनाई है? फिनोल की अनुनादी
संरचना। इसके बाद फिनोल की अनुनादी संरचना के बाद अगर हम बात करना चाहें तो हम उसके लिए बात कर सकते हैं फिनोक्साइड आयन के लिए, क्योंकि वो भी सेम मिलती है, नाममात्र का अंतर है। तो बात कर लेते हैं हम फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। फिनोक्साइड आयन की क्या लिखी है? अनुनादी संरचना। तो पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि जो फिनोक्साइड आयन होता है वो होता क्या है। फिनोक्साइड है बेंजीन वाले के ऊपर और उस पर माइनस का निशान, तो ये स्ट्रक्चर होती है। समझा दूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने बनाया फिनोल, पहले फिनोल बना देता हूँ, यहाँ पर O और ये H। ये तो आप जानते हो कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फिनोल। अब क्या हुआ कि जब H प्लस यहाँ से बाहर गया तो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के पास आ गए, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6, और इलेक्ट्रॉन आए तो इसका इस पर निशान क्या गया? माइनस का। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनोक्साइड आयन। अब हमें इसकी संरचना बनानी है। बेटा एक और बात कर दूं, अनुनादी संरचना में जैसे इस संरचना पे कुल आवेश कितना है? 0, तो इस पे भी कुल आवेश 0, 0 के सिवा एक प्लस का और एक माइनस का। तो अनुनादी संरचना में जो पहली संरचना है उस पर जो आवेश होगा वो लास्ट तक की संरचना पे वैसा का वैसा आवेश चलता रहता है। अब सीधी बात है कि हमें फिनोक्साइड आयन की क्या बनानी है? अनुनादी संरचना। तो ऐसे कितनी बनेगी? 5, तो 4 और बना लेते हैं ऐसे। 1 2 हो गई, 3 4 और ये 5 स्ट्रक्चर बन गई। अब मैंने क्या कहा था? पहली और लास्ट वाली बेटा बिल्कुल क्या होती है? सेम होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, माइनस का निशान अंतर है। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से आप एक दो बातें समझ लो जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। क्या होता है बेटा? ये लोन पेयर है कि यहाँ पर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अब देखो जैसे ये लोन पेयर यहाँ आया तो यहाँ पर क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब लोन पेयर, एक लोन पेयर आ गया तो कितने लोन पेयर शेष रह गए? 2, तो 1 2 3 4, ये 2 लोन पेयर हो गए इनके। अब एक विशेष बात, नॉर्मली आपने क्या किया, हर बार जैसे यहाँ लोन पेयर दिया तो किसका निशान लगाया था? प्लस का। तो जैसे ये एक लोन पेयर देगा तो इस पे प्लस आएगा, तो इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, अर्थात इन तीनों पर कोई प्लस माइनस का निशान नहीं आएगा। अब सीधी बात है कि ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो एक बार माइनस का निशान यहाँ पे आ गया, दूसरी बार माइनस का निशान यहाँ पे, और तीसरी बार माइनस का निशान यहाँ पर आ गया। अब देखो माइनस के निशान के पास में डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये चीज़ें तो आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए इतना पढ़ने के बाद। अब देखो इस स्ट्रक्चर को आप चाहो तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये कंडीशन ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर आएगा तो ये कंडीशन ऐसी आ जाएगी। और जब भी अनुनादी संरचना बनती है तो दोनों संरचनाओं के बीच में द्विमुख वाले तीर का निशान लगाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि गौर से समझना कि इस पूरे कंपाउंड पर कितना था? -1, तो इसकी भी पूरी स्ट्रक्चर पर आपको -1 ही मिलेगा, ये विशेष बात है। तो ये दो इंपॉर्टेंट संरचना है किसकी? फिनोल तथा फिनोक्साइड आयन की। क्या है? फिनोल तथा फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लेना। और प्लस पॉइंट है कि अगर आपने इनको ढंग से समझ लिया तो एक क्लोरोबेंजीन और एनिलीन उनकी भी अनुनादी संरचना आप इजीली याद कर सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना आपने बना ली। अभी यहाँ से एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ जाता है कि फिनोल को वायु में खुला छोड़ने पर वो हल्के गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों? क्यों ऐसा क्या कंपाउंड बनता है जिसके कारण उसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है? अगर जानते हो तो कमेंट्स में बता दीजिए, जब तो मैं व्हाट्सअप करता हूँ कि फिनोल को वायु में छोड़ने पर उसका रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जाता है, क्यों? तो क्वेश्चन में ये लिख देता हूँ आपके लिए कि फिनोल को
वायु में खुला छोड़ने पर या वायु के संपर्क में आने पर, जैसे भी लिख सकते हो, फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर हल्का गुलाबी हो जाता है, क्यों? तो इसके लिए बेटा आपको एक विशेष बात याद करनी है कि जैसे ही फिनॉल क्या कहता है, फिनॉल वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर पेराबेंजोक्विनोन बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, कंपाउंड का नाम पेराबेंजोक्विनोन बनाता है। तो यहाँ लिख सकते हो कि फिनॉल वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर पेराबेंजोक्विनोन, क्या लिखा बेटा? पेराबेंजोक्विनोन, हल्का गुलाबी यही होता है, पेराबेंजोक्विनोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये कंपाउंड का नाम याद रखना कि फिनॉल को वायु में खुला छोड़ा तो कौन सा कंपाउंड बन गया? पेराबेंजोक्विनोन। क्या लिखा हमने? पेराबेंजोक्विनोन, जिसके कारण ये हल्का गुलाबी हो जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और याद आ गया, उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि नेटेलाइट क्या है। अगर आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले तो जैसे भी आपको आंसर आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, कि जरूरी नहीं कि आपने लाइव क्लास में देखा तब, बाद में भी आप इस वीडियो को देखते हो तब भी आप इसका आंसर दे सकते हो। नेटेलाइट क्या है? यह एल्कोहल तथा ईथर का मिश्रण होता है जिसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पे किया जाता है। तो नेटेलाइट क्या, तो लिख दो कि यह एल्कोहल तथा ईथर का मिश्रण होता है जिसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है, जिसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पे किया जाता है। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं कि नेटेलाइट क्या है। तो यह एल्कोहल तथा ईथर का मिश्रण है। किसका? एल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण को नेटेलाइट बोलते हैं और इसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पे किया जाता है। एक क्वेश्चन बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन अब याद आ गए तो हम इसको कर लेते हैं कि एल्कोहल के विकृतीकरण से आप क्या समझते हो? बात करें बेटा एल्कोहल का विकृतीकरण, यह क्वेश्चन आ जाएगी, एल्कोहल का विकृतीकरण हम कैसे करते हैं? तो याद रखना कि एल्कोहल के विकृतीकरण से आप क्या समझ। बहुत बार आपने सुना होगा कि पुलिस वालों ने अवैध शराब की गाड़ियां पकड़ी होगी, तो आपने कभी सोचा है कि उस शराब का करते हैं क्या है? ये कमेंट्स में लिख देना कि खुद पीने लग जाते हैं बेटा। तो बात कर रहे हैं कि होता क्या है कि वो शराब जो पकड़ी जाती है उसका विकृतीकरण किया जाता है, उसको नष्ट किया जाता है। एक बात तो बता दूं मैं आपको, इंपॉर्टेंस सुन लेना, कि एक आपने ये भी सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने व्यक्ति अंधे हो गए या भगवान को प्यारे हो गए। तो आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक तो हम लिखते हैं CH3OH, एक CH3CH2OH, CH3OH और एक CH3CH2OH। इसको तो आप क्या बोलते हो? मेथिल एल्कोहल। और CH3CH2OH को आप क्या बोलते हो? एथिल एल्कोहल। तो बड़ा एथिल एल्कोहल जो होता है, रियल में देखा जाए तो शराब यही होती है, इसके अंदर पानी की मात्रा मिली होती है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इसके ब्रांड होते हैं। अब आपके ब्रांडों के नाम मैं पूछूंगा तो कमेंट्स में आप लिस्ट भर दोगे, कोई बात नहीं है। तो एथिल एल्कोहल क्या होती है? शराब होती है। अगर इस एथिल एल्कोहल में कुछ मात्रा में क्या मिल जाए? मेथिल एल्कोहल, तब वो शराब क्या हो जाती है? जहरीली हो जाती है। और जिसकी मात्रा अगर कम मात्रा में सेवन किया तो व्यक्ति अंधापन हो जाता है, और ज़्यादा मात्रा में है तो अच्छा इलाज हो जाता है उसका, समझ गया बिना बोले। अब क्या होता है कि जो शराब पकड़ी जाती है उसको विकृत करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए कोई और पिए ना,
उसके लिए एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं कि एल्कोहल के विकृतीकरण से क्या समझते हैं, तो हम उसका विकृतीकरण कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये बताइए कि एल्कोहल का विकृतीकरण करते क्या, कैसे? तो एल्कोहल में कॉपर तथा पिरिडीन मिला देते हैं। क्या मिला देते? कॉपर प्लस पिरिडीन मिला देने से की प्रक्रिया को एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। कि एल्कोहल में कॉपर सल्फेट, एल्कोहल में कॉपर सल्फेट तथा पिरिडीन मिलाने पर एल्कोहल का विकृतीकरण हो जाता है। तो ये छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन लगे थे, वो मैंने लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद कुछ रिएक्शन वाले क्वेश्चन अपने पेंडिंग पढ़े हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर काफ़ी बड़ा है, जितना हो सके उतना शॉर्ट में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो कुछ अच्छे लगे तो आपको मैंने करवा दिए। आज जाते हैं कि इसके बाद को यहाँ पर हम बात करें कि एक क्वेश्चन आता है, फिनॉल से निम्न को प्राप्त कीजिए। तो जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि फिनॉल से निम्न को प्राप्त कीजिए। क्या लिखा है? फिनॉल से निम्न को प्राप्त करना। अब क्या क्या बनाना वो सुन लो। एक तो हमें इससे बनाना है फिनोप्थेलिन, जो एक सूचक होता है, पढ़ा होगा आपने अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए, फिनोप्थेलिन। और दूसरा होता है आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अरे वो बड़ा क्वेश्चन इस प्रकार के बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है कि फिनॉल से निम्न को प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया कि एक तो हमें क्या बनाना है, फिनोप्थेलिन बनाना है, और दूसरा बनाना हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का हमें निर्माण करना है। तो यहाँ जब आपको बनाना तो पहला कंपाउंड हम बना रहे फिनोप्थेलिन। तो फिनोप्थेलिन बनाना तो याद होना चाहिए कि फिनॉल की क्रिया हम किससे करवाएंगे, पता हो जल्दी से कमेंट्स में, थैलिक एनहाइड्राइड से। अब यहाँ रिएक्शन समझाने का तरीका भी होना चाहिए, बनाएंगे कैसे। तो देखो बेटा, फिनॉल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ में लिखा OH, ये क्या हो गया फिनॉल, दो फिनॉल के दो अणु ले लिए बेंजीन वाले, ये OH, ये हो गया आपका फिनॉल। अब देखो यहाँ फिनॉल हो गया। अब आप सब जानते हो कि फिनॉल में क्या होता है, यहाँ से OH जुड़ गया, बाकी प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है। कल भी हमने बात की थी, अगर आपको आवश्यकता है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्रेजेंट यहाँ कर दिया, दूसरे हाइड्रोजन को यहाँ कर दिया, ये तो गया फिनॉल। अब इस फिनोप्थेलिन बनाने के लिए फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवानी। किसके साथ? थैलिक एनहाइड्राइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ बना दो। बेंजीन वाले C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा धले लेते हैं कि कंफर्टेबल हो जाए। ये बेंजीन वाले C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इस स्ट्रक्चर को, ये जो संरचना मैंने बनाई है, इसको हम बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम देते हैं इसको? थैलिक एनहाइड्राइड। बड़ा रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, रिएक्शन बहुत सिंपल है आपके लिए। अब होता क्या है कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये जो कंडीशन निकली है, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, बाहर चला जाएगा। और ये क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो क्या किया इसको, यहाँ पे सांद्र H2SO4, तो यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O बाहर चला गया। ये दोनों बेंजीन वाली इससे जुड़ जाएगी। इस संरचना जो बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोप्थेलिन। तो बनाएंगे कैसे इसको, फिर से OH, ये बेंजीन वाले OH, ये बेंजीन वाले। अब यहाँ क्या किया, एक बेंजीन वाले हमने यहाँ बना दी, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया। इस स्ट्रक्चर को
ये जो संरचना बनी है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? फिनोप्थेलिन। तो बड़ा संरचना इतनी टफ नहीं है, बस एक लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर अपने को ढंग से आता है तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो फिनोल से अगर फिनोप्थेलिन बनानी है तो अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम क्रिया किससे करवाएंगे? थैलिक एनहाइड्राइड से। किससे क्रिया करवाएंगे? थैलिक एनहाइड्राइड से। और थैलिक एनहाइड्राइड मतलब बेंजीन वाले। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 13 में ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ी थी, वहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड के फॉर्मूले का हमने यूज किया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण कर लेते हैं। वो तो इससे भी ज़रा सिंपल है। तो रिएक्ट दिखने में बड़ा है, लेकिन ढंग से अगर आप लिखोगे तो बिल्कुल आपको ईजिली और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा है। और ये पूछ लिया जाए कि सूचक फिनोप्थेलिन क्या है, तो एक सूचक है जिसकी सहायता से हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। अब देखो, इसके बाद हम आगे बात करें तो दूसरा क्या पूछा गया है कि किसका निर्माण करना है? फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का। किसका? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का। तो यहाँ आपको ये याद होना चाहिए कि इस अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से करवा दें, अर्थात बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। तो फिनोल अब बड़ा लिखने का तरीका ही थोड़ा डिपेंड है। तो मैंने क्या किया, ये बनाई मैंने बेंजीन वाले, और इस बेंजीन वाले के यहाँ मैंने जोड़ दिया OH। तो ये क्या बन गया आपका फिनोल। अब मुझे आवश्यकता है तो मैंने एक H यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसकी अभिक्रिया आप करवाओ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। किससे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे? Cl N डबल बॉन्ड N, ये क्या ले लिया हमने? बेंजीन डाई एजोनियम लवण के साथ इसको हमने क्या कर दिया? गरम। तो बड़ा साफ समझ में आता है कि क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो उत्पाद प्राप्त होगा, शेष जो स्ट्रक्चर है, इनको आप आपस में क्या करो? जोड़ दो। तो कंडीशन ये हो जाएगी HO, ये बेंजीन वाले, N डबल बॉन्ड N, ये बेंजीन वाले दो। अब देखो क्या हुआ है, ये लोग है डाई एजो, तो इसको बोलते हैं ये 1 2 3 4 पे हाइड्रोक्सी। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये फिनोल से हम इन दो महत्वपूर्ण कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया है। एक तो फिनोप्थेलिन था, दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद एक क्वेश्चन अपना और आ जाता है कि एल्कोहल 3 प्रकार के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो लुकास अभिकर्मक की सहायता से, किसकी सहायता से? लुकास अभिकर्मक की सहायता से तीनों प्रकार के एल्कोहल में आप विभेद किस प्रकार करोगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके आगे बात, अब देखो इसके बाद अगर आप बात करें तो अगला क्वेश्चन अगर हम समझें तो उस क्वेश्चन को इस प्रकार से लेते हैं कि लुकास अभिकर्मक की, क्या लिखा बेटा? लुकास अभिकर्मक की सहायता से, लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। क्या लिखा है? लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में अपने को क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर ये लुकास अभिकर्मक क्या होता है। तो बड़ा लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को, सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को
लूकास अभिकर्मक कहते हैं। अब बेटा यहाँ से मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ कि पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि लूकास अभिकर्मक क्या है, तो सीधा आपने याद कर लिया क्या, सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को आपने क्या नाम दे दिया, लूकास अभिकर्मक। अब क्या होता है कि आपका एल्कोहल था ROH, इसकी क्रिया आपने करवाई सांद्र HCl से, सांद्र HCl से, किसकी उपस्थिति में लूकास अभिकर्मक है, तो निर्जल ZnCl2। तो सीधी सी बात है कि यहां से क्या बाहर चला गया आपका, यहां से OH, तो जल का अणु बाहर चला गया, तो आपका क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड प्लस जल का अणु। अब क्या होता है कि जैसे ये एल्किल क्लोराइड बनता है, तो ये एल्कोहल जब लूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा तो ये एल्किल क्लोराइड बनेगा। ये एल्किल क्लोराइड क्या होता है, लूकास अभिकर्मक में एविले होता है, और एविले मतलब घुलता नहीं है, और एविले होने के कारण उस विलयन में धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। धुंधलापन का मतलब उसमें साफ हमें स्पष्ट नजर नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब एल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, और एल्किल क्लोराइड बनेगा तो वहाँ धुंधलापन उत्पन्न होगा। अब एक विशेष बात कि एल्कोहल 3 है, तीनों की क्रिया आप किससे कराओगे, लूकास अभिकर्मक से। अभी वो तीनों को समझना, तो यहाँ मैंने लिखा आपका तृतीयक एल्कोहल, यहाँ पर मैंने लिख दिया द्वितीयक एल्कोहल, और यहाँ मैंने लिख दिया प्राथमिक एल्कोहल। अब समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अच्छा बन जाता है कि जो तीनों एल्कोहल में जो प्राथमिक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल होता है वो HCl के साथ मतलब हैलोजन अम्ल के साथ सबसे अधिक क्रियाशील होता है। कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अगर हैलोजन अम्ल के साथ अगर हम बात करें तो इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है, तृतीयक एल्कोहल। तो तृतीयक एल्कोहल क्या करेगा, तुरंत लूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा और तुरंत क्या उत्पन्न हो जाएगा, धुंधलापन। द्वितीयक एल्कोहल है वो थोड़ी क्रिया कम करता है, तो क्रिया होने में टाइम लगता है, तो लगभग ये देखा जाता है कि 5 मिनट के बाद धुंधलापन उत्पन्न होता है। और जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो कमरे के ताप पे क्रिया ही नहीं करता, और जब क्रिया नहीं होगी तो ये नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता। तो इसके लिए हम ये लिखते हैं कि तृतीयक एल्कोहल, तो तृतीयक एल्कोहल क्या करेगा, तुरंत क्रिया करेगा तो तुरंत धुंधलापन बनता है, या इसको बोलते हैं अविलेयता, कि वहाँ इसमें स्पष्ट कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो यदि विलयन में क्या होगा कि तत्काल विलयन में धुंधलापन आ जाता है। इसका मतलब अगर आपने तृतीयक एल्कोहल लिया और लूकास अभिकर्मक में मिला दिया तो वहाँ तत्काल क्या बन जाएगा, धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो 5 मिनट बाद विलयन में, लगभग बोल सकते थोड़ा कम बेसी हो जाए, लगभग 5 मिनट बाद विलयन में धुंधलापन आता है। और प्राथमिक एल्कोहल होता है कि कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करेगा, तो कमरे के ताप पर विलयन में धुंधलापन नहीं बनता है। तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। इसकी सहायता से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर कर सकते हो। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि लूकास अभिकर्मक की सहायता से, ये डायरेक्ट वे से भी कि किसको अलग करना, आपको लूकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब बात करें इसके बाद अगला जो टॉपिक हम लेते हैं कि वैसे अगले चैप्टर में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी पढ़ेंगे, तो उसी का रिलेटेड कुछ चीज़ें हम बता दो आपको कि एक ये क्रम याद रखना, क्रम आ जाता है कि एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख रहे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनॉल और एल्कोहल, तीनों लिख दिए। तो ये तो बातें आपने पढ़ लिया कि फिनॉल और एल्कोहल में अधिक अम्लीय कौन होता है,
फिनोल होता है। अब यहाँ से ये बात और याद कर लेना कि फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में अधिक अम्लीय कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका मतलब एल्कोहल से भी अधिक अम्लीय कौन होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो याद करें ये क्या लिखा हमने? अम्लीयता का क्रम। क्या ये? अम्लीयता का क्रम। क्या लिखा? अम्लीयता का क्रम। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अधिक अम्लीय होता है, उससे कम फिनोल होता है और सबसे कम एल्कोहल होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कि आप फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर करोगे? अगर आपको फिनोल दिया गया है और कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया गया है तो अंतर कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन या तो ऐसे आ जाएगा कि फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप विभेद किस प्रकार से करोगे, या सोडियम बाइकार्बोनेट की सहायता से दोनों में विभेद कैसे करोगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की सहायता से, सोडियम बाइकार्बोनेट की सहायता से कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं फिनोल में आप विभेद किस प्रकार करेंगे। तो इसका मतलब अंतर कैसे करेंगे? तो बड़ा यहाँ से आप एक बात समझ जाना कि जो फिनोल होता है, किसकी बात करें? फिनोल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर जाता है। और इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो बुध बुधात के साथ CO2 गैस निकलती है, जबकि फिनोल क्या होता है? फिनोल तो क्रिया ही नहीं करता। तो एक लैंग्वेज जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, आंसर लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो कि इसका कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके बुधाहत के साथ CO2 गैस देता है, जबकि फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है। तो बड़ा ये याद रखना अच्छा क्वेश्चन है, चाहे इस चैप्टर में पूछा जाए या अगले वाले चैप्टर में पूछा जाए। तो यहाँ से साफ समझ में आ जाना चाहिए कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाई या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप इसको बोलते हो, वो केवल किसके साथ क्रिया करेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। जैसे ही आपने एक प्रक्रिया ले ली, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल डाला और उसमें जैसे आप क्या मिलाओगे? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वहाँ बुध बुधात के साथ CO2 गैस क्या होती है? बाहर निकलती है, जबकि फिनोल है वो उसके साथ क्रिया भी नहीं करता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन की जब हम बात करें तो इसमें 2-3 क्वेश्चन अपने, वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पढ़ ली है, फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन इसके हम और लेना चाहें तो अब देखो इसके बाद अगर आगे बात करें तो एक क्वेश्चन बेटा और ले लेते हैं इसमें कि प्रश्न ये आ जाता है कि एल्कोहल ईथर की तुलना में जल में अधिक विलय होता है क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे आते हैं एग्जाम में कि एल्कोहल, अब बेटा चाहे एल्कोहल लिखा मिल जाए या पूरा कंपाउंड का नाम मिल सकता है, जैसे ये हो जाए आपका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, डाई एथिल, एथिल एल्कोहल डाई एथिल ईथर की तुलना में, डाई एथिल ईथर की तुलना में जल में अधिक विलय होता है क्यों? सीधी बात है कि डाई एथिल एथिल जल में विलय ही नहीं होता है, विलय कौन होता है? आपका एथिल एल्कोहल। तो मेरा सीधी बात पड़ी थी कि एथिल एल्कोहल जल में विलय होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? हाइड्रोजन
बंध। तो सीधे लिखोगे एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इस कारण ये तो जल में विलय होता है, जबकि डाईएथिल ईथर होता है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इसलिए जल में विलय नहीं होता है। और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा कंफर्टेबल समझाना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे HOC2H5, ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल, HOH, ये हो गया आपका जल का अणु, फिर एक और लिख दो HOC2H5 HOH। अब इनके बीच में आप चाहो तो यहाँ पे आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शा सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब 2 मिनट बात कर लेता हूँ आपसे कि इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको कल की और आज की क्लास में करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर ये चैप्टर आपको और डिटेल से पढ़ना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी भी नेम रिएक्शन है, इनका नामकरण और जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन है वो अटेंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते, काफ़ी देर हो गई है। कल अपना चैप्टर नंबर 12 रहेगा। चैप्टर नंबर 12 में क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो उसकी मैराथन क्लास के बारे में बात कर लेंगे। और विशेष जानना कि चैप्टर नंबर 12 में सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। खासकर जैसे आपने नाम सुना एल्डोज है, केनिजारो है, क्लीमेंसन अपचयन है, वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। तो काफ़ी नेम रिएक्शन है चैप्टर नंबर 12 में। तो उसकी शुरुआत हम कल करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।